विमान खड़ा अहमदाबाद रात को जल गया। देखो 20 से आपको याद रखना है विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। तो माह से याद रखना है महात्मा गांधी कब आए थे, ये 14 है। इसके बाद में 15, 16, 17, 18, 19। प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 में शुरू होता है। देखो फिर से आपको फरवरी याद है, 4 से 4 फरवरी होगी, ठीक है। 22 से 22 में घटना है, गुप्तेश्वर सिंह थानेदार होता है, 11 आंदोलनकारी शहीद होते हैं और 22 पुलिस वाले खत्म हो जाते हैं। नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, ऑनलाइन स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज शुरू करेंगे कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान की इतिहास की एक पुस्तक है विश्व समकालीन भाग 2, उसका दूसरा चैप्टर भारत में राष्ट्र। देखो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद का मतलब होता है देशभक्ति या देश प्रेम की भावना। यानी ऐसी कौन कौन सी प्रमुख घटना हुई जिसके कारण भारत के अंदर देशभक्ति की भावना जगी। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, भारत में राष्ट्रवाद। आज का अपना टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि मैंने इसको एक स्लाइड के माध्यम से और सभी के लिए छोटी छोटी ट्रिक बनाई है, तो ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले देख लेते हैं भारत में राष्ट्रवाद की जो भावना उत्पन्न हुई उसके लिए प्रमुख घटनाएं कौन सी जिम्मेदार थी, यानी ऐसी कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई जिसके कारण देशभक्ति की भावना जगी। तो भारत में जो राष्ट्रवाद की जो भावना जगी इसके लिए 3 प्रमुख घटनाएं हैं। पहली है सत्याग्रह, दूसरी है अपनी असहयोग आंदोलन और तीसरी है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये 3 प्रमुख घटनाएं थी, इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले देख लेते हैं इसकी प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी है। जैसे चैप्टर के अंदर अपन 3 घटनाओं के अंदर बांटा गया है, सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी ये 3 प्रमुख घटनाएं हैं जिसके कारण भारत में देश प्रेम की भावना जगी, देशभक्ति की भावना जगी। तो सत्याग्रह के अंदर अपन देखेंगे, इसका कारण देखेंगे क्या कारण होता, कौन कौन सी इसकी प्रमुख चरण है और कौन सी प्रमुख घटना है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद में असहयोग आंदोलन का कारण, उसकी घटनाएं और उसकी प्रमुख घटना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर इसका कारण दांडी यात्रा, नमक यात्रा वगैरह जो भी है, और उसकी ऐसी प्रमुख कौन सी घटनाएं थी, इसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करें। सबसे पहले अपन लेते हैं सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो सत्याग्रह के अंदर अपन देखो कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं। सत्याग्रह सबसे पहले लेंगे अपन सत्याग्रह। तो सत्याग्रह के बारे में देखो क्या है, सबसे पहले ट्रिक के माध्यम से उसका क्रम ध्यान रखेंगे, कौन कौन सी घटनाएं हुई। उसके बाद में उसकी सने देखेंगे, किस सन में कौन सी घटना हुई, ये भी ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। उसके बाद में राष्ट्रवाद की परिभाषा, उसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम और सत्याग्रह क्या है उसके बारे में देखेंगे। सत्याग्रह के विचार क्या है, सत्याग्रह के प्रमुख स्थान कौन से है, ये भी ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। जो चंपारण है, खेड़ा है, अहमदाबाद है, रॉलेट एक्ट है, रॉलेट एक्ट और महात्मा गांधी के जो विचार थे उसके बारे में। उसके बाद में जलियांवाला हत्याकांड और उसका परिणाम और अंग्रेजों द्वारा जो लिए गए एक्शन है उसके बारे में। देखो सत्याग्रह को शुरू करने से पहले आपको एक ट्रिक के माध्यम से एक लाइन याद रखनी है, ये छोटी सी लाइन है, बहुत ज़्यादा इजी है। विमान खड़ा अहमदाबाद रात को जल गया, यानी ये अहमदाबाद एयरपोर्ट है, इस पर एक विमान खड़ा था, रात को जल गया, ठीक है, शाम के टाइम में जल गया। तो ये छोटी सी एक लाइन है, आपको याद रखनी है, विमान खड़ा अहमदाबाद रात को जल गया, ठीक है। देखो 20 से आपको याद रखना है विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। तो माह से याद रखना है महात्मा गांधी कब आए थे, दक्षिण अफ्रीका से। नए से नील की खेती या चंपारण का जो सत्याग्रह उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में खड़ा से आपको खेड़ा का जो सत्याग्रह वो याद रखना है, अहमदाबाद से अहमदाबाद का सत्याग्रह, और रात से आपको रॉलेट एक्ट याद रखना है, जल गया से जलियांवाला बाग हत्याकांड याद रखना है, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है। देखो ये तो क्रम से इसको याद हो गया। अब इसकी सने कैसे याद रखनी है, सबसे पहले जो विश्व युद्ध है यहाँ पर लिख दो आप 1914, बस आपको घटनाएं पूरी याद हो गई मान के चलो। ये 14 है, इसके बाद में 15, 16, 17, 18, 19 और 19। ये 16 है, इसको काट के आप 17 कर लेना यहाँ पर, ठीक है, हिंट के लिए बोल रहा हूँ। तो 14, 15, 17, 17, 18, 19, 19, ठीक है, इस तरह से आपको याद। तो क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 में शुरू होता है। महात्मा गांधी जी है वो दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटते हैं। नील की जो खेती है, चंपारण जो सत्याग्रह है वो 1917 में होता है। खेड़ा गुजरात का सत्याग्रह 1917 में होता है। अहमदाबाद का सत्याग्रह 1918 में होता है। रॉयल एक्ट है वो 1919 में आता है। जलियांवाला हत्याकांड है वो 1919 में होती है घटना। तो मेरे हिसाब से ये सने आपको याद हो गई होगी। देखो बिल्कुल ईजी है, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 19, इस 16 को काट के आप 17 कर लो, ठीक है। 14, 15, 17, 17, 18, 19, 19, ठीक है। तो ये उनकी सने याद होगी, मेरे हिसाब से बहुत ही इजीली आपको याद रह जाएगा ये, ठीक है। अब चलते हैं अपने पॉइंट, तो अब शुरू करते हैं सिस्टमेटिक ढंग से। सबसे पहले लेते हैं अपने राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है। राष्ट्रवाद की परिभाषा, अरे बच्चों ये बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स है, इनको आप रट लो आराम से, अच्छे नंबर 90 से ऊपर आएंगे आपके सब, ठीक है। तो परिचय के अंदर अपन राष्ट्रवाद की परिभाषा देखेंगे। देशभक्ति, देश प्रेम की भावना राष्ट्रवाद कहलाती है, यानी किसी देश के प्रति देशभक्ति है या देश की भावना है, देश प्रेम की भावना है, वो क्या है, राष्ट्रवाद है। किसी राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होना या देश के प्रति प्रेम राष्ट्रवाद कहलाता है। दोनों में से एक लाइन आप लिख देना, सफिशिएंट है। अब इसमें जो वो इम्पोर्टेंट ये क्यों है, ये है भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय की परिघटना उपनिवेशवाद की विरोधी आंदोलन के साथ शुरू हुई थी। उपनिवेश क्या होता है, उपनिवेशवाद वो होता है जो एक ताकतवर देश किसी कमज़ोर देश पर कब्जा कर लेता है। तो उस टाइम क्या भारत कमज़ोर था और इंग्लैंड उस पर कब्जा कर रखा था, तो क्या ये उपनिवेशवाद हो। तो भारत ने जो ये विरोध शुरू किया था, सत्याग्रह शुरू किया था, वो देशभक्ति के लिए नहीं किया था। जो उपनिवेशवाद है, इंग्लैंड है, उपनिवेशवाद अपना इंग्लैंड हो गया, गौरव लोग थे, उनके विरोध, उनकी जो नीतियाँ थी उसके विरोध में ये आंदोलन शुरू किया था। बाद में पता चला था कि ये देशभक्ति की भावनाएं जग रही है, उस टाइम तो क्या था, अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे, ठीक है। ये हो गया अपना पहला छोटा सा टॉपिक। दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध। देखो प्रथम विश्व युद्ध है वो कहीं न कहीं देशभक्ति की भावना या राष्ट्रभक्ति की जो भावना आई थी, ये प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत से ही हुई। तो या यूँ कह सकते हैं कि जो सत्याग्रह है उसका जो कारण था वो प्रथम विश्व युद्ध था। अब ये क्या होता है, इसके बारे में देखिए, छोटी छोटी लाइनें दे रखी है। 1914 के अंदर ये प्रथम विश्व युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर क्या होता है, कर बढ़ोतरी की गई थी, कर बढ़ा दिए थे लोगों से, जो किसान लोग थे उनसे कर बढ़ा दिए गए थे। युद्ध के लिए चंदा इकट्ठा किया गया, चंदा इकट्ठा करके इंग्लैंड पहुँचा रहे थे। लोगों को सेना में ज़बरदस्ती भर्ती किया गया समय पर। उसी समय, अब जो युद्ध चल रहा था उसी समय क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, अकाल भी पड़ते हैं और फ्लू की महामारी भी फैल जाती है। देखो ये छोटी छोटी घटनाएं होती है। इधर विश्व युद्ध शुरू होता है तो कर बढ़ा दिया जाता है, लोगों के लिए चंदा इकट्ठा किया जाता है युद्ध के लिए, सेनाओं में ज़बरदस्ती भर्ती किया जाता है। उसी टाइम अकाल आ जाता है, बाढ़ भी आ जाती है और महामारी भी फैल जाती है। इन सारी चीज़ों के कारण क्या होता है, भारत की जो स्थिति है वो बहुत ही नाजुक हो जाती है और वो अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू कर देते हैं। अब देखते हैं इसका परिणाम क्या निकलता है इन घटनाओं से। देखो इस सब घटनाओं से महंगाई है वो दुगुनी हो गई, यानी जो महंगाई है वो आसमान छूने लगी, क्योंकि कर बढ़ रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है, जो कुछ पैसे बचे हैं वो चंदे में जा रहे हैं। इसके अलावा अकाल पड़ रहा है और जो लोग थे कमाने वाले उनको सेना में भर्ती कर लिया गया। तो कुल मिलाकर क्या है, जो महंगाई थी वो दुगुनी हो गई, लोगों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। महंगाई बढ़ी तो आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई, जनता पर शोषण और अत्याचार बढ़ गए, वो अंग्रेज मनमानी करने लगे, ठीक है। लोग अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गए और लोगों में राष्ट्र भावना पैदा होने लगी कि अपना भी एक राष्ट्र होना चाहिए, हम अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये तो था अपना प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। अब देखते हैं सत्याग्रह। अब देखो प्रथम विश्व युद्ध के कारण लोगों में भावना आती है अंग्रेज़ों का विरोध, और सबसे पहले सत्याग्रह है वो शुरू होता है, और उसके लिए जो महात्मा गांधी जी है वो अपना विचार रखते हैं और सत्याग्रह है वो शुरू। तो सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह। गांधी जी का मानना था सत्य और अहिंसा में बहुत बड़ी ताकत होती है। उनका मानना था कि अहिंसा, हिंसा के बजाय अहिंसा रखो और बिल्कुल सत्य बोलो, इसमें बहुत बड़ी ताकत होती है, एक दिन हम अपन आज़ाद हो जाएंगे, ये उनका विचार था। दक्षिणी अफ्रीका से नस्लभेदी सरकार से सत्याग्रह द्वारा लॉ लिया गया था, जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे। अब उसी टाइम क्या है, 1914 के अंदर क्या होता है, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे और वहाँ पर काला और गोरों के बीच नस्लभेदी, यानी जो नस्ल है काला और गोरों के, उसके आधार पर भेदभाव हो रहा था। उसका जो नेल्सन मंडेला था वो इनका विरोध कर रहा था, और जो आंदोलन चलाया था उसके अंदर महात्मा गांधी जी ने भी शामिल हुए थे। इस कारण क्या है कि वो भारत में आके वो भी यहाँ पर भी सत्याग्रह चलाना चाहते थे, उनका विरोध करना। महात्मा गांधी जी जब 1915 भारत आए तो सत्याग्रह के लिए विचार अपने भारत के लोगों के आगे आने लगे, ठीक है। ये छोटी सी लाइन आपको याद रखनी है। 1915 में आए थे और जो वहाँ से वो विचार लेके आए थे सत्याग्रह के, वो भारत के लोगों पर भी असर पड़ने लगा। अब सबसे पहले देखो सत्याग्रह के विचार क्या थे। सत्य के रास्ते पर चलना, सत्याग्रह के विचार क्या थे, सत्य का रास्ते चलना,
अहिंसा का मार्ग अपनाना, यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बिल्कुल अहिंसा का मार्ग, सहज भाव स्वीकारना किसी चीज़ को, और सत्य का साथ देना, सच बोलने वाला का साथ देना, ये इनका प्रमुख विचार थे। सत्याग्रह में प्रमुख स्थान कौन कौन से थे, देखो इसके लिए ट्रिक बनाइए, सच का आंदोलन। तो यहाँ पर स से तो है सत्याग्रह, और च से है चंपारण जो बिहार में पड़ता है, के से है खेड़ा, और ए से है अहमदाबाद। ये तीन चीज़ें याद रखनी है। स से आपको याद रखना सत्याग्रह, च से चंपारण, के से खेड़ा, और ए से अहमदाबाद। ये प्रमुख स्थान थे जहाँ पर सत्याग्रह वो शुरू हुआ। अब एक एक को लेते हैं। देखो सबसे पहले लेते हैं हम चंपारण, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, आपको 5-10 लाइन एक एक चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। तो ये 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया जाता है। महात्मा गांधी जी शुरू करते हैं, 10 अप्रैल को करते हैं 1917। ये मैंने ट्रिक्स आपको बता दिया है कि चंपारण है वो कब शुरू हुआ था। चंपारण आंदोलन में मूल तौर पर नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ था। जो नील की खेती कर रहे थे, नील की खेती में क्या था, उनको करना ही पड़ता था, उसमें 25% खेती है, वो अंग्रेज़ों ज़बरदस्ती वो नील की खेती करवाते थे। तो वो एक नियम था, उसका विरोध किया था। चंपारण का दौरा कर दमनकारी शासन व्यवस्था के विरुद्ध किसानों का साथ दिया। जो किसान विरोध कर रहे थे उनका उन्होंने साथ दिया था। बागवान व्यवस्था के विरुद्ध किसानों का साथ दिया। महात्मा गांधी जी ने केवल एक कपड़े पर ही गुजार बसर करने का निर्णय लिया। इस आंदोलन के बाद उन्हें मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि किस आंदोलन में मिली थी, तो ये था चंपारण का सत्याग्रह। इसके अंदर इनको ये उपाधि दी गई थी, और ये 19 जुलाई 1917 के अंदर समाप्त हो जाता है ये, ठीक है। 10 अप्रैल 1917 को शुरू होता है, जुलाई में ये। इसके बाद में आता है अपना खेड़ा, गुजरात का सत्याग्रह। खेड़ा जिला है वहाँ पर गुजरात के अंदर, वहाँ पर हुआ था। ये हुआ था 1917 में, महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। गुजरात खेड़ा जिला किसानों के लिए कर विरोधी सत्याग्रह था। देखो पहला वाला तो था नील की खेती के विरुद्ध, यहाँ पर जो कर ले रहे थे इसके विरुद्ध में किया था। खेड़ा में भयंकर अकाल पड़ने से पर फसल ना होने पर भी कर वसूल रहे थे। यानी खेड़ा के अंदर 1917 के अंदर क्या होता है, वहाँ पर भयंकर अकाल पड़ जाता है, उसके बावजूद भी वहाँ की जो सरकारें हैं वो उनसे कर वसूल करते। किसान विरोध कर रहे थे, उसमें महात्मा गांधी जी ने उनका साथ दिया, नेतृत्व। ये आंदोलन तानाशाही सरकार के विरोध था, जो अंग्रेज थे उनके विरोध। अगला टॉपिक रहेगा अपना अहमदाबाद गुजरात। 15 मार्च 1918 को महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, यानी सभी को देखो महात्मा गांधी जी ने शुरू किया इसमें। अहमदाबाद मील सत्याग्रह नाम से भी जाना जाता है। मील यानी कारखाना है। गांधी जी का यह प्रथम भूख हड़ताल थी, इसमें भूख हड़ताल पर बैठे थे, ये प्रथम था। सूती कपड़े कारखानों मजदूरों को साथ दिया। सूती कपड़े के जो कारखाने थे उनका ये विरोध था, ठीक है। तो ये प्रमुख अपने 3 हो गया। देखो चंपारण है वो नील खेती के विरोध में होता है, उसके बाद में जो खेड़ा है वो कर के विरोध में, और अहमदाबाद वाला होता है वो मिलों के बाद में, या जो कपड़े की मिल होती है उसके विरोध में, ठीक है। तो ये 3 तो घटनाएं प्रमुख याद रखनी है, आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हो। अब इसके बाद में आता है रोलट। रोलट एक्ट क्या है बारे में, ठीक है। तो रोलट एक्ट क्या था, रोलट एक्ट इंग्लैंड के द्वारा भारतीयों के लिए एक कानून पारित किया था, जिसके अंदर किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल के अंदर बंद कर सकते हैं, ठीक है। एक नियम बनाया था। तो ये कब बना था, 8 मार्च 1919 को ये पारित हुआ। इसे काला कानून भी कहते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लोगों को कुचलने के लिए कानून बनाया था। यानी कोई भी भारतीय यदि किसी अंग्रेज का विरोध करता है या उपद्रव करता है तो इसको कुचलने के लिए ये कानून बनाया था। इस कानून के अंदर क्या होता है, इस कानून के अंदर ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार दिया था कि वह किसी भी भारतीय को अदालत में बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकता है। कुल मिलाकर यानी बिना मुकदमा चलाए जेल में डालना, यही रोलट एक्ट है, ठीक है। ये तो हो गया रोलट एक्ट के बारे में। अब क्या होता है, रोलट एक्ट आ गया, भारत में लागू हो गया। अब क्या करते हैं, रोलट एक्ट के विरुद्ध महात्मा गांधी जी है वो सत्याग्रह चलाते हैं, ठीक है। और उसके लिए डेट फिक्स करते हैं कब, 6 अप्रैल को, ठीक है। और वो हड़ताल से शुरू करते हैं, हड़ताल करते हैं, हड़ताल से शुरू होते हैं। अब क्या क्या करते हैं, देखो रोलट एक्ट का विरोध कैसे करते हैं। 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल करते हैं। विभिन्न शहरों में जुलूस का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए। रेल वर्कशॉप, जो रेलवे में काम करने वाले थे कामगार, वो हड़ताल पर चले गए। हड़ताल से शुरू होना होता है वो हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद कर दी। अब तो ये तो होगी अपनी 3 प्रमुख घटनाएं, कौन सी, जो भारतीयों ने की, यानी जुलूस निकाले गए,
लोग जो कामगार थे वो हड़ताल पर चले गए और दुकानें थी उसको बंद कर दी। अब इसके बदले में क्या होता है, अंग्रेज क्या करते हैं, जो अमृतसर के जो नेता थे उनको हिरासत में ले लिया। गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी, यानी जो अमृतसर के अंदर जो प्रमुख नेता थे उनको तो हिरासत में ले लिया और महात्मा गांधी जी के लिए ये मना कर दिया कि आप दिल्ली नहीं आ। 10 अप्रैल 1919 को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चला दी, यानी जो जुलूस निकाला था उस पर उन्होंने गोलियां चला दी। ठीक है, ये प्रमुख घटना हो। क्या क्या घटना हुई, सबसे पहले 8 मार्च को कानून बनता है, पारित होता है और भारत में इसको लागू। उसके बाद में अप्रैल के बाद 8 मार्च के बाद में 6 अप्रैल लगभग 1 महीना बाद में इसका आंदोलन शुरू होता है। महात्मा गांधी जी इसका सत्याग्रह चलाते हैं और 10 अप्रैल 4 दिन बाद में यह जो अंग्रेज है वो शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चलाते हैं। अब इससे क्या होता है कि लोग नाराज़ हो जाते हैं, अंग्रेज़ों से भयंकर नाराज़ हो जाते हैं। ठीक है, नाराज़ लोग बैंकों, कारखानों और रेलवे स्टेशन पर हमला। अब इस सत्याग्रह का जो परिणाम निकलता है ना वो क्या निकलता है कि लोग हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, बैंकों, कारखानों और रेलवे स्टेशन पर हमला कर देते हैं। जहाँ भी सरकारी दफ्तर दिखते हैं उन पर लोग हमले करने लग जाते हैं। अब इस चीज़ को देख के अंग्रेज़ों ने क्या किया, मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ होता है मतलब 4 आदमी, अभी जो कर्फ्यू बोलते हैं इस टाइप से होता है, 4-5 से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते थे। ठीक है, इस टाइप का एक कानून ला दिया। अब उस टाइम भोली जनता और वो जानती नहीं। ठीक है, अब मार्शल लॉ का पता नहीं था, इकट्ठा हो गया। अब क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। क्यों होता है, क्यों मार्शल लॉ लागू था, किस कारण से, सत्याग्रह के विरोध में। सत्याग्रह में विरोध किया तो अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। अब क्या होता है कि जो अमृतसर है वहाँ पर एक जलियांवाला बाग है, जगह है, वहाँ पर क्या बैसाखी का मेला लगता है और जो गाँव के लोग हैं वो देखने आते हैं। अब गांव के जो लोग होते हैं उनको पता नहीं रहता है कि यहाँ पर जो मार्शल लॉ लागू है, यानी मार्शल लॉ होता क्या, ये अनपढ़ थे, भोले थे, गरीब थे, उनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। तो अब क्या होता है कि 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है, बैसाखी का मेला लगता है। कहाँ पे, जलियांवाला बाग में, अमृतसर में। ये जलियांवाला बाग है, अमृतसर में। बैसाखी का दिन था, लोगों की भीड़ थी, बैसाखी थी, बैसाखी के दिन मेला लगता है, वहाँ पर भीड़, लोगों ने भीड़ को। अब क्या होता है, अब इस भीड़ में क्या है, कुछ क्रांतिकारी लोग शामिल हो जाते हैं, कुछ क्रांतिकारी चुपके से घुस जाते हैं। शहर में मार्शल लागू था ये, परंतु ग्रामीण जनता को ये पता नहीं था। हत्याकांड, बहुत सारे लोग मारे गए। अब क्या होता है, शहर में मार्शल लागू था, अब जनता को पता नहीं था। इससे क्या होता है कि जो अंग्रेज है वो आके उस पर क्या है, गोलियां चलाने लग जाते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ठीक है, ये जलियांवाला बाग के छोटा। तो जलियांवाला हत्याकांड का जो परिणाम है वो देखते हैं। देखो परिणाम से क्या होता है, जलियांवाला बाग के खबर फैलते लोग अंग्रेजों से नाराज हो गए। उत्तर भारत की जनता सड़कों पर उतरने लगी, सड़कों पर रैलियां निकालने लगी, उनका विरोध करने लगे, हड़तालें होने लगी, दुकानें बंद होने लगी, कारखाने, दफ्तर बंद कर दिए, दफ्तर को लूटने लगे। ठीक है, हमले करना। अब अंग्रेज क्या करते हैं, इस पर इनका भी वो भी वापस कार्रवाई करते हैं। अंग्रेज क्या करते हैं, आंदोलनकारियों को निर्ममता से कुचलना का रास्ता अपनाया, यानी बिना दया किए हुए जो भी हथकंडे अपनाने थे वो अपनाने लगे। सरकार लोगों को अपमानित करने लगी। सबसे पहले क्या, अपमान करने लगी उनका, लोगों को ज़मीन पर नाक रगड़ाने लगी, यानी उसको मजबूर किया कि आप नाक रगड़ो उनके सामने। जैसे कोई जा रहा है अंग्रेज तो उसके सामने नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया। इसके अलावा लोगों को सड़क पर घसीट कर चलने को लिए मजबूर किया गया कि आप घसीट घसीट पेट के बल चलो। सारे साहिबों को सलाम करो, जितने भी अंग्रेज़ लोग खड़े होते थे उनको सलाम करो। लोगों को कोड़े मारे गए। पंजाब में गुंजरवाला गांव है, वहाँ पर बम बरसाए गए। इन सब चीज़ों को देखते हुए महात्मा गांधी जी ने ये जो सत्याग्रह का आंदोलन था वो वापस ले लिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना आज का एक। ठीक है, देखो इसमें आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आई होगी। देखो सत्याग्रह क्या होता है उसके बारे में बता दिया। प्रथम विश्व युद्ध है, इससे प्रथम युद्ध से ही राष्ट्रवाद की भावना शुरू होती है और सत्याग्रह का जो आंदोलन है वो शुरू होता है। और सत्याग्रह के अंदर चंपारण है, खेड़ा, गुजरात और रोलट एक्ट, ये 4 चीज़ें सत्याग्रह के अंदर आती है। प्रमुख घटना होती है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड होती है और इसके कारण ही महात्मा गांधी जी है सत्याग्रह को वापस ले। अगला वाला अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। तो भारत में राष्ट्रवाद की जो 3 प्रमुख घटनाएं थी, इनमें से पहली घटना सत्याग्रह, इसके बारे में अपने डिटेल से पढ़ लिया है। यानी इसका कारण या राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने की जो प्रथम घटना थी वो प्रथम विश्व युद्ध।
चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, रोलर एक्ट, इनके बारे में अपने डिटेल से पढ़ लिया। और एक प्रमुख घटना जिसके कारण सत्याग्रह वापस लेना पड़ा और ये दुखदायी घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बारे में। अब पढ़ेंगे आगे अपन असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन का मतलब क्या होता है? सहयोग नहीं करना, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना, अंग्रेजों द्वारा जो विदेशी वस्तु है उसका त्याग करना, उनका बहिष्कार करना, स्वदेशी अपनाना। असहयोग आंदोलन का कारण क्या था वो दे रखा है। शहरों में असहयोग आंदोलन कैसे हुआ, ग्रामीण में कैसे हुआ, बागवानों में स्वराज कैसे हुआ, और इसकी प्रमुख घटना चोरा चोरी कांड, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन क्या है बता दिया। अब देखो इसका दूसरा नाम क्या? नॉन कॉरपोरेशन। असहयोग आंदोलन का दूसरा नाम है नॉन कॉरपोरेशन। ठीक है, ये कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को और समाप्त हुआ था 12 फरवरी 1922 को। नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने और ये जन आंदोलन था, जनता द्वारा चलाया जाने वाला आंदोलन था। नेतृत्व किया था, बाकी जनता ने आंदोलन किया। असहयोग आंदोलन कौन सा था? जन आंदोलन था, नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। प्रथम जनता द्वारा चलाया जाने वाला। अंग्रेजों से संबंधित सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। अब इसका जो प्रमुख उद्देश्य था कि अंग्रेजों से संबंधित जब सभी विदेशी वस्तुएं थे उसका बहिष्कार करना ही उसका मुख्य उद्देश्य था। यानी उन वस्तुओं को अपनाना नहीं, स्वदेशी अपनाना, इस पर जोर दिया गया था। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी परिभाषा। अगला पॉइंट है अपना असहयोग आंदोलन ही क्यों। मतलब असहयोग आंदोलन ही क्यों चुना महात्मा गांधी जी ने? असहयोग का मतलब सहयोग नहीं करना, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना। तो इसको क्यों चुना था? तो उन्होंने 1909 में, बहुत पुरानी बात है, से पहले आंदोलन से पहले एक पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज। उसमें लिखा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है। यानी भारतीय जो लोग थे उन्होंने इनको सहयोग किया था। जो यहाँ के लोग लोकल जनता थी, लोकल शासक थे, उनका सहयोग न करके अंग्रेजों का सहयोग किया था और इसके सहयोग से ही वे चला था। ये जो शासन था अंग्रेजों का, भारतीय लोगों ने सहयोग किया था और उनके सहयोग से चला था। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले तो अंग्रेज शासन ढह जाएगा, ये उनका मानना था। अब क्या होता है, 1919 में जलियांवाला हत्याकांड के बाद में जो ये सत्याग्रह समाप्त हो जाता है, उसको वापस ले लिया जाता है, तब इनके मन में ये असहयोग वाला विचार आते हैं वापस। इसलिए असहयोग आंदोलन का ही सहारा लेते हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन। तो इसमें लिखा है महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है और सहयोग से ही चला था। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो अंग्रेज शासन ढह जाएगा, ये उनका विचार था। ठीक है, ये पुस्तक है महात्मा गांधी जी की, इसके अकॉर्डिंग। और यही कारण था, इस पुस्तक से ही उनके विचार आए थे और यहाँ से ही असहयोग आंदोलन शुरू। अगला पॉइंट रहेगा अपना असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी का सुझाव। यानी महात्मा गांधी जी ने क्या क्या सुझाव दिए असहयोग आंदोलन में। देखो सबसे पहले क्या होता है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में सत्याग्रह वापस ले लिया जाता है। तो उस सत्याग्रह के अंदर जो कमियां थी उसको सुधार कर नए सुझाव दिए। वो इस तरह से थे कि आंदोलन है वो चरणबद्ध तरीके से बढ़ना चाहिए आगे। चरणबद्ध मतलब एक बिल्कुल सिस्टम होना चाहिए, बिल्कुल उसका पहले चार्ट बनना चाहिए, माइक्रो प्लान बनना चाहिए, उसके बाद में ही उसको फॉलो करना है। यानी हर एक चीज़ को पहले सिस्टमेटिक ढंग से अपन को सेट करनी है। सरकार द्वारा दी गई पदवी लौटा देनी चाहिए। अब देखो एक तो ये क्या, चरणबद्ध होना चाहिए। सरकार ने उनको जो पदवियाँ दे रखी थी, उपाधियाँ दे रखी थी, उनको लौटा देना चाहिए। सरकारी नौकरियों में जो सेना है, पुलिस है आदि में बहिष्कार करना चाहिए। इन नौकरियों में आदमी को जो भारतीय है उन नौकरियों को त्याग करना चाहिए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। ठीक है, ये 4-5 चीज़ें चरणबद्ध तरीके से होना चाहिए। पदवियाँ लौटा देनी चाहिए। सेना और पुलिस में जो भर्ती हो रखी है सरकारी नौकरी, उसको त्यागना चाहिए और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। विदेशी वस्तुओं का होली जलानी चाहिए। तो ये 4 पॉइंट है, ये सुझाव दिए थे इसका। ये कब होता है? 1 अगस्त 1920 को शुरू होता है ये आंदोलन। देखो कब, अप्रैल 1919 में सत्याग्रह खत्म होता है और इसके लगभग 1 साल 4-5 महीना बाद में, 1.5 साल के बाद में ये वापस शुरू होता है। कौन सा? असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 को ये आंदोलन शुरू होता है और दिसंबर 1920 में नागपुर के अंदर जो कांग्रेस अधिवेशन होता है, इसने इस पर मोहर लगा दी थी। यानी 1 अगस्त 1920 को आंदोलन शुरू होता है और आने वाले दिसंबर में
3-4 महीने बाद में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इसमें महात्मा गांधी जी का सहयोग करते हैं, कांग्रेस पार्टी है वो उसमें उस पर मोहर लगा देती है कि भाई ये आंदोलन चलेगा, हम आपके साथ हैं। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। अगला है, अब देखो आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, आंदोलन शुरू हो गया, महात्मा गांधी जी ने सुझाव दे दिए। अब देखो शहरों में असहयोग आंदोलन कैसे होता है, जो उन्होंने सुझाव दिए उसके अकॉर्डिंग ही उनका शहरों में आंदोलन होता है। शहरों में असहयोग आंदोलन को किस तरह से लेते हैं इसमें देखो। तो शहरों के मध्य वर्ग के लोगों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, यानी जो गरीब थे या बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे उन्होंने लिया, जो मध्य वर्ग के लोग थे, पढ़े लिखे लोग, उन्होंने ही इस असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल व कॉलेज छोड़ दिए, जो अंग्रेजों के स्कूल कॉलेज थे उसको छोड़ दिए। हेडमास्टर और अध्यापकों ने इस्तीफे सौंप दिए, यानी जो सरकारी नौकरी वाले थे उन्होंने इस्तीफा देना शुरू कर दिए। वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया, यानी अंग्रेजों का कोई भी अगर मुकदमा आता तो वकीलों ने मना कर दिया कि हम इसको नहीं लड़ेंगे। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों का पैकेटिंग की गई। पैकेटिंग का मतलब है उस पर चारों तरफ डोरी बांध के या रस्सी बांध के उसको पैक कर देना। ठीक है, तो ये प्रमुख चीज़ें थी। और इसका परिणाम क्या रहता है कि 1921 से 1920 में आते आते जो विदेशी आयात है वो आधा हो जाता है, यानी विदेशी तो वस्तुएं आती थी कपड़ा वगैरह, वो आधा हो जाता है। ठीक है, ये इसका असर रहा शहरों में। ठीक है, देखो शहरों का आंदोलन कैसा रहा, असहयोग आंदोलन। देखो शहरों में क्या होता है, मध्य वर्ग के लोगों ने भाग लिया, विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टर अध्यापकों ने इस्तीफे दे दिए, वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया, और जो जनता थी वो विदेशी सामान का बहिष्कार किया। शराब की दुकानों की पैकेटिंग की गई। ये छोटे छोटे पॉइंट है, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रह जाएंगे। ठीक है, और इसका जो परिणाम होता है वो आयात है वो आधा हो जाता है। ठीक है, तो ये तो था अपना शहरों का। अब देख लेते हैं ग्रामीणों में क्या है। किसानों आदिवासियों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। जो किसान लोग थे, आदिवासी लोग थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। किसान आदिवासी सीधे तौर पर जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया था, यानी कहने का मतलब ग्रामीणों में जो आंदोलन किया था असहयोग, उनका मकसद अंग्रेजों का विरोध करना नहीं था। जो इनके जमींदार थे उनके ऊपर बैठे थे, जो कर लेते थे, अंग्रेजों से जुड़े हुए थे, उनका विरोध कर रहे थे। लेकिन वो इनडायरेक्ट रूप से क्या हो रहा था, असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे थे, सहयोग कर रहे थे। ठीक है, तो किसान आदिवासी सीधे तौर पर जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया था, उन्होंने अंग्रेजों का नहीं किया था, जो उनके ऊपर जमींदार थे उनका किया। अवध में किसान सभा का गठन करते हैं वो, जो किसान लोग होते हैं, अवध गैसन कब करते हैं, अक्टूबर 1919 में, और इसकी जो नेतृत्व है वो सन्यासी बाबा रामचंद्र है वो करते हैं। ये तो हो गया एक संगठन, यानी किसान कुछ संगठन बनाते हैं और जमींदारों का विरोध करते हैं। उसके बाद में नाई धोबी को जमींदार के घर जाने से मना कर दिया गया, यानी जो नाई होते थे, धोबी होते थे, वो घर जाके जमींदार और अंग्रेजों की सेवा करते थे, वो जाने से मना कर दिया कि हम आपके घर नहीं जाएंगे। आंदोलन ताकतवर वो जमींदारों के खिलाफ था, तो ताकतवर लोग जमींदार थे उनके खिलाफ था, न कि अंग्रेजों के खिलाफ था। और इसमें और क्या होता है, किसानों से भारी कर वसूल रहे थे। ये जो जमींदार थे किसानों से भारी कर वसूल रहे थे, इसलिए उनको लगा कि महात्मा गांधी का जो ये आंदोलन चल रहा है कहीं न कहीं हमारी सहायता करेगा। किसानों को बार बार ज़मीन से हटा दिया जाता था, यानी वो ज़मीन तैयार करके जैसे बोने लायक होती थी वहाँ से हटा दिया जाता था, दूसरे किसान को वहाँ पर बैठा दिया जाता था। तो इस तरह से अपने देखें तो ग्रामीण में कैसे हो गया, जमींदार को खिलाफ आंदोलन किया, न कि अंग्रेजों के खिलाफ। अवध में किसान सभा का गठन होता है, नाई धोबी या जमींदार के घर जाने से मना कर देते हैं। आंदोलनकारी है वो जमींदारों के खिलाफ होता है। भारी कर को कम करने के लिए उनको लगता है कि महात्मा गांधी अपना सहयोग कर सकते हैं। किसानों को बार बार ज़मीन से हटा दिया जाता था, जैसे किसान सेठ होते थे वहाँ पर कमाने लगते थे, उनको हटा के दूसरे किसान को बैठा दिया जाता था। ये हो गया। तीसरे होता है बागों में स्वराज, यानी जो बागान थे चाय के, फल फ्रूटों के, उनमें कैसे ये आंदोलन होता है उसके बारे में। बागानों में स्वराज का इन सारे एक नियम था। बागानों में स्वराज का मतलब था कि वहाँ पर जो मजदूर थे वो बिना इजाज़त के बागान से बाहर नहीं जा सकते, यानी एक बार बागान के अंदर घुस गए तो वो घर तो दूर की बात है दूसरे बागान में नहीं जा सकते थे अंग्रेजों की इजाज़त में। एक नियम था बागानों में स्वराज। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार
मजदूर बिना इजाज़त के बागों से बाहर नहीं जा सकते थे। पहला पॉइंट तो ये लिख दो आप, मतलब बिना इजाज़त के आप खेत नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे असहयोग आंदोलन शुरू होता है तो जो इन मजदूरों को लगता है कि हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और घर वालों से मिल सकेंगे। घरों में 5-5, 10-10 साल से बाहर पड़े थे, घर वालों का चेहरा नहीं देखा, तो उनको लगा, एक उम्मीद जगी कि हम घर जा सकते। और उन्हें यह भी लगा कि गांव की जो ज़मीन है वो मिल जाएगी, महात्मा गांधी जी है उनको ज़मीन दिला देंगे। लोग बागानों को छोड़कर घर जाने लगे, ठीक है। रेलवे की हड़ताल से लोग घर नहीं जा पहुँच पाए। अब क्या है, रेलवे के जो कर्मचारी थे, जो शहरों का अपन पढ़ा था, वो हड़ताल पर थे। असहयोग आंदोलन के तहत वहाँ के जो कर्मचारी थे वो हड़ताल पर थे, इसलिए ट्रेनें बंद थी। बंद होने के कारण क्या है, ये लोग जा नहीं पाए, ठीक है, घर नहीं पहुंचे। पुलिस ने उनकी पिटाई की और अधिकांश लोगों को जेल में डाल दिया। अब जैसे वो घर नहीं पहुंचे तो पुलिस ने उनका पीछा किया और उनको पकड़ लिया और उनको जेल में डाल दिया, उनकी पिटाई की, उनके साथ शोषण किया। तो इस तरह से बागानों में स्वराज है वो, ये 4-5 लाइन। अब देखो, असहयोग आंदोलन में एक जो घटना घटती है वो है चौरा चोरी कांड 1922। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। 21 और 22 में आते आते एक घटना घटती है, चौरा चोरी। अब देखो इसके अंदर होता क्या है, उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर जिला है अभी, वहाँ पर एक गांव कस्बा होता है छोटा, चौरा चोरी, ठीक है। वहाँ पर एक पुलिस चौकी होती है। तो वहाँ पर क्या है, जो आंदोलनकारी है वो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ से गुजर रहे थे, ठीक है। उसी टाइम क्या होता है, वहाँ का जो थानादार होता है गुप्तेश्वर सिंह, वो क्या करता है, वहाँ की जो आंदोलनकारी है उन पर गोलियां चला दी। और गोलियां चलाने से क्या होता है, वहाँ की जनता है, वहाँ का जो वो जनता है या जो आंदोलनकारी है वो भड़क जाते हैं। और जैसे उनके पास गोलियां ख़त्म होती है, वो थाने के जो लोग हैं, जो पुलिस के लोग हैं, वो थाने के अंदर भागते हैं, अंदर से बंद कर लेते हैं। आंदोलनकारी क्या करते हैं, उसके चारों तरफ लकड़ियां लगा के केरोसिन डाल के आग लगा देते हैं, और जो जितने भी पुलिस वाले होते हैं वो अंदर जिंदा जल जाते हैं। ये बहुत बड़ी घटना होती है और इसी घटना के कारण महात्मा गांधी जी है वो अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। तो ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या है। 4 फरवरी 1922 की घटना है, ठीक है। कब की है? 4 फरवरी 1922 की। स्थान है उत्तर प्रदेश, जिला है गोरखपुर और गांव है चौरा चोरी, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, असहयोग आंदोलनकारी है वो भाग लेने वाले प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए, जो पुलिस रोक रही थी उनसे भिड़ गए। वहाँ पर एक थानादार होता है गुप्तेश्वर सिंह, वो क्या करता है, आंदोलनकारियों को रोकने की कोशिश की और वो नहीं होते हैं तो गोलियां चला देते हैं, जिसके कारण इसमें 11 आंदोलनकारी है वो शहीद हो जाते हैं, उनको गोलियां लगती है। गोलियां खत्म होने पर पुलिसकर्मी है वो थाने की तरफ भाग जाते हैं। जैसे उनके पास गोलियां खत्म होती है वो थाने की तरफ भाग जाते हैं। थाने में घुसकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, मकान को अंदर से बंद कर लेते हैं। आंदोलनकारियों के साथ में जो 11 लोग मर जाते हैं, कुछ घायल हो जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, सूखी लकड़ियाँ व केरोसिन से थाने में आग लगा देते हैं। सूखी लकड़ियाँ लाते हैं, उस पर केरोसिन डालते हैं और उसको चारों तरफ से आग लगा, और इसके अंदर जो 22 पुलिस वाले होते हैं वो जिंदा जल जाते हैं। ये बहुत ही दुखदायी घटना होती है, ठीक है। तो इसको अपने एक छोटी सी ट्रिक से याद करते हैं। देखो, इसको छोटी सी एक ट्रिक से अपने याद कर लेते हैं। कैसे याद रखेंगे? देखो, 4 भाई होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और ये क्या करते हैं, गुप्ती जानते हो, ये गुप्ती होती है। इसे एक एक तो आंदोलनकारी को मार देते हैं और 2-2 पुलिस वालों को, कर्मियों को मार देते हैं। ये लाइन आपको याद रखनी है। देखो, फिर चौरा चौरी कांड में फिर क्या होता है, 4 भाई होते हैं, गुप्ती से एक एक आंदोलनकारी को, 2-2 पुलिसकारियों को मार देंगे। एक एक तो आंदोलनकारी मर जाते हैं और 2-2 पुलिस वाले मर जाते हैं। इतनी सी चीज़ याद रखनी है। अब देखो, इसको हिस्ट्री को अपन कैसे याद रखेंगे। देखो, ये फिर वाली है तो फिर से आपको याद रखना है फरवरी, 4 से आपको 4 और 22 से याद रखना है 22। 4 फरवरी 1922 की ये घटना है। फिर 4 22 से आपको क्या याद रखना है, फिर से फरवरी, 4 से 4 फरवरी, 22 से 22 फरवरी। गुप्ती से आपको याद रखना है गुप्तेश्वर, और एक एक से आपको याद रखना है 11 आंदोलनकारी शहीद हो जाते हैं, और 2-2 से याद रखना है 22 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी लाइन थी, इससे आपको क्या है, कभी आप भूल नहीं पाओगे छोटी छोटी चीज़ें। देखो, फिर से आपको फरवरी याद है, 4 से 4 फरवरी होगी, ठीक है। 22 से 22 में घटना है, गुप्तेश्वर सिंह थानेदार होता है, 11 आंदोलनकारी शहीद होते हैं और 22 पुलिस वाले खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी ट्रिक्स है, इससे आप इसको याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था। तो सबसे बड़ी घटना थी चौरा चौरी घटना के कारण महात्मा गांधी बहुत दुखी हुए,
इसके कारण वापस लेने की सोची थी। दूसरा है आंदोलन अहिंसा की जगह हिंसक होता जा रहा था, अहिंसा की जगह अहिंसा के पुजारी थे और आंदोलन है वो हिंसा की तरफ जा रहा था। तीसरा हो गया प्रशिक्षण की जरूरत थी, तो आंदोलनकारी थे उनको शिक्षा देने की जरूरत थी, उनको प्रशिक्षण करवाना जरूरी था। चौथा हो गया उसमें कांग्रेस के जो नेता थे वो थक चुके थे, आराम की जरूरत थी उनकी। इसके अलावा प्रांतीय परिषद बनी थी 1919 में, उसमें कांग्रेस के जो लोग थे वो चुनाव लड़ना चाहते थे, इसलिए उसके असहयोग आंदोलन से पीछे हट गए। इनके अलावा कांग्रेस के अंदर दो विभाजन हो गया, दो गुटों में बट गया, एक तो CR दास और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों ने क्या है कांग्रेस छोड़ के अपने एक अलग स्वराज पार्टी का गठन कर लिया था। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने उग्र जन आंदोलन का विश्वास रखते, ये उग्र जन आंदोलन, महात्मा गांधी जी अहिंसा के थे, ये हिंसा को मानते थे, वो अहिंसक थे। तो इस तरह से इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं, ठीक है, ये प्रमुख है। तो ये हो गया अपना दूसरा वाला पार्ट। तो इस तरह से अपना दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट होता है, असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो सत्याग्रह कंप्लीट हो गया, असहयोग। अब शुरू करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखो इस आंदोलन की जो प्रमुख घटनाएं हैं वो कौन कौन सी है, और इसको शुरू होने से पहले प्रमुख घटनाएं कौन सी घटती हैं, इन सभी को अपन ट्रिक से याद करेंगे। देखो इसका जो कारण मानते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो कारण मानते होने का, वो दांडी यात्रा, नमक यात्रा को मानते हैं। इसके बाद में इसके जो विभिन्न वर्ग है वो किस तरह से लेते हैं इसको आंदोलन को, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और इसकी जो प्रमुख घटना होती है वो होती है गांधी इरविन समझौता, जिसके तहत ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर का मतलब है कि तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है, इससे पहले कौन कौन सी घटनाएं घटती है जिसके कारण ये आंदोलन शुरू होता है। तो इस आंदोलन से को पढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में फर्क क्या है। देखो इसके अंदर क्या होता है, असहयोग आंदोलन के क्या होता है, जो उपनिवेशवाद या अंग्रेजों द्वारा जो नियम बनाए गए थे उसके दायरे में रहकर आंदोलन किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर क्या होता है, उन्होंने जो नियम बनाया था उसको तोड़ दिया था, ठीक है, इन नियमों की पालना नहीं की गई। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। उस टाइम एक नियम था कि भारतीय है वो नमक नहीं बना सकते, लेकिन महात्मा गांधी जी ने साबरमती से लेके दांडी तक यात्रा की, उसके बाद में खुद ने नमक बनाया, तो उसने क्या किया, कानून को तोड़ दिया था, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है, ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो जो प्रमुख घटनाएं होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर जाने के लिए, यानी ये जो आंदोलन शुरू होता है यहाँ पर छठे नंबर पर, इससे पहले ये प्रमुख घटनाएं होती है, ये घटना के कारण ही ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। तो इसको अपन एक सिस्टमेटिक ढंग से एक ट्रिक के माध्यम से अपन याद रखें। कौन कौन सी घटनाएं थी इससे पहले, देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने में जो प्रमुख घटनाएं थी उनमें एक तो थी साइमन कमीशन, डोमिनियन स्टेटस, लाहौर अधिवेशन, इरविन को 11 मांगों का खत, नमक यात्रा, ये इतनी सारी घटनाएं होती है। उसके बाद में क्या होता है, अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है और गांधी इरविन समझौता के साथ ये आंदोलन समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब इन सभी को अपन एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। ट्रिक देखो छोटी सी सिंपल सी लाइन है, साइमन 2 लाइन से गई वापस, ये लाइन आपको याद रखनी है। साइमन 2 लाइन से वापस गई, यानी कुछ 2 लाइन की जो एक डायलॉग बोल सकते हैं, श्लोक बोल सकते हैं, उसके कारण से वो वापस गई। तो साइमन से आपको देखो ये साइमन है, इससे आपको साइमन कमीशन याद रखना है। 2 से आपको डोमिनियन स्टेटस याद रखना है। ला से आपको लाहौर अधिवेशन याद रखना है। ई से इरविन को 11 मांगों का जो खत था वो याद रखना है। न से नमक याद रखना है। से सविनय अवज्ञा आंदोलन याद रखना है। और गई से गांधी इरविन समझौता, ठीक है। ये लाइनें आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद रखना। देखो सिंपल सी ट्रिक है। साइमन से आपको साइमन कमीशन याद रखना है। 2 से आपको डोमिनियन स्टेटस याद रखना है। ला से आपको याद रखना है लाहौर अधिवेशन। ई से इरविन को 11 मांगों का खत याद रखना है। न से नमक यात्रा। से सविनय अवज्ञा आंदोलन याद रखना है। इसके अलावा गई से गांधी इरविन समझौता, ठीक है, ये याद, ठीक है। तो ये छोटी सी ट्रिक है, इसके माध्यम से अपने इन एक ही टॉपिक को अपन कवर। तो सबसे पहले लेते हैं अपन साइमन कमीशन। देखो साइमन कमीशन की जो मुख्य बातें हैं उसको अपन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में इसको ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। तो साइमन कमीशन के अंदर क्या होता है, साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश संसदों का समूह होता है जो भारतीय संविधान सुधारों के लिए अध्ययन के लिए किया गया था। यानी साइमन कमीशन क्या होता है, ब्रिटिश सरकार 7 लोगों का एक समूह बनाती है और उनको भारत भेजती है। किस लिए, कि भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो सरकार चलाने की व्यवस्था है,
उसको अध्ययन करने के लिए उसमें क्या सुधार कर सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, ये साइमन कमीशन था। ये कब आया था? 1928 में भारत आया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और संवैधानिक व्यवस्था के बारे में सुझाव देने थे, यानी उनका अध्ययन करना, उसमें क्या कमी है, क्या सुधार करना है। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये सबसे बड़ी जो कमजोरी थी इसके अंदर, इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं। इस आयोग के अंदर क्या होता है, एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं होता है। सारे के सारे कौन होते हैं? अंग्रेज होते हैं। अब इसका विरोध क्यों होता है? नियम बन रहे हैं भारतीयों के लिए और इसमें एक भी भारतीय नहीं है, इसलिए वो नाराज हो गए और इसका विरोध करना शुरू किया। तो विरोध करने वाले थे, वो प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय, और उसने उस टाइम नारा दिया था साइमन कमीशन वापस जाओ। अब इसको देखो ट्रिक से कैसे याद रखना है अपन को। ट्रिक है, साइमन को 28 साल में एक भी भारतीय नहीं, इतना से याद रखना है। साइमन का मतलब साइमन कमीशन है। 28 आपको 28 याद रखना है, 1928 के अंदर आता है। 7 से आपको साइमन कमीशन वापस जाओ, ये नारा लगाया था, लैसे लाला लाजपत ने लगाया था, और इसमें एक भी भारतीय नहीं था। बस ये छोटी सी चीज़ें याद रखनी है आपको। साइमन कमीशन कंप्लीट। उसके बाद में आता है डोमिनियन स्टेटस। ये क्या है? एक घोषणा पत्र तैयार करते हैं, किसके लिए? साइमन कमीशन का जो विरोध कर रहे थे उसको शांत करने के लिए, उनको राजी करने के लिए। ठीक है, तो ये आता है 1929। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या। देखो 1929 में, अक्टूबर 1929 में डोमिनियन स्टेटस के दो घोषणा पत्र वो तैयार किया जाता है। लॉर्ड इरविन द्वारा की घोषणा की गई थी। ये लॉर्ड इरविन द्वारा जिसको तैयार किया गया था, साइमन कमीशन के विरोध को शांत करने के लिए किया गया था। जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे उसको शांत के लिए। संविधान के बारे में गोलमाल सा ऐलान कर दिया था, इसके बारे में कोई समय सीमा नहीं थी। यानी संविधान में सुधार करेंगे, आपको बुलाएंगे, आपसे बात करेंगे, लेकिन इसकी कोई फिक्स सीमा नहीं थी। कब बुलाएंगे, कितना समय में, कितने सदस्यों को बुलाएंगे, इस टाइप की कोई भी बात स्पष्ट नहीं कही गई थी। सिर्फ इतना कहा गया कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा। ये गोलमेज सम्मेलन होता है लंदन में, उसमें आपको उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन कांग्रेस संतुष्ट नहीं थी इससे, और इस जो पहला गोलमेज अधिवेशन होता है उसमें कांग्रेस बहिष्कार करती है, कोई भी वहाँ जाता। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है अपना लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन क्या होता है? ये भी 1929 में होता है। देखो अक्टूबर में ये आता है आपका डोमिनियन स्टेटस घोषणा पत्र आता है, और इसके बाद में नवंबर को छोड़ दो, दिसंबर के अंदर क्या होता है? लाहौर अधिवेशन होता है। इसमें क्या होता है? 1929 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन होता है। जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता करते हैं, और उसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी जाती है। पूर्ण स्वराज की मांग रखी जाती है। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था, और मान लिया गया था उसको। और 26 जनवरी 1930 को, दिसंबर है ये, जनवरी अगले महीने ही, अगले साल अगले महीने में ही क्या है? स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। यानी 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई थी। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन के अंदर। इस उत्साह की ओर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया, लेकिन इस चीज़ से बहुत लोगों का ध्यान हट गया था, क्योंकि कांग्रेस दो भागों में बढ़ चुकी थी। उधर दूसरी तरफ गांधी जी है, वो भी थोड़ा सा नरम पड़ गए थे। अब लाहौर अधिवेशन को याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाइए। अगर आपको डायरेक्ट याद रह जाता है तो इस ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। लाहौर की पूजा दोनों दिन 26 जनवरी मनाई, ये याद रखना आपको। तो लाहौर से तो आपको लाहौर अधिवेशन याद रह जाएगा। पूछ से आपको याद रखना है पूर्ण स्वराज की मांग रखी। जा से जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 2 और 9 1929 के अंदर हुआ था। दिन का मतलब दिसंबर 1929 के अंदर हुआ था। 26 जनवरी मनाए जाने की ये घोषणा की गई थी। 26 जनवरी 1929 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, तो ये छोटी सी ट्रिक है। लाहौर अधिवेशन याद रखना है। पूछ से आपको याद रखना है पूर्ण स्वराज की मांग। जा से जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 2/9 यानी 1929 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर में हुआ था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो ये था इस लाहौर अधिवेशन का प्रमुख आउटपुट। इसके बाद में आता है इरविन को गांधी जी द्वारा खत 11 मांगे मांगी थी। एक खत लिखा गया था इरविन को महात्मा गांधी ने, और उसमें 11 मांगे रखी गई थी, जिसमें नमक बनाना, कुछ नियम थे स्वदेशी के बारे में। इन मांगों को मानने के लिए रखी गई थी। नहीं मांगी तो हम आंदोलन करेंगे। अब इस खत के अंदर क्या होता है? देखो इस मांगों में क्या होता है, 11 मांगे अलग अलग रखी जाती है, और उसको अल्टीमेट दिया जाता है कि अगर आप मांगे नहीं मानोगे तो हम आंदोलन करेंगे।
जिसके तहत दांडी यात्रा शुरू होती है। तो ये कब लिखा जाता है? 31 जनवरी 1930 को इरविन को एक खत लिखा जिसमें 11 मांगे रखी। पहला पॉइंट आपका ये हो गया। इन मांगों के जरिए सभी को एक साथ जोड़ना चाहते थे, सभी लोगों को, सभी धर्मों को, सभी लोगों को एक साथ जोड़ना चाहते थे। कुछ मांगे सामान्य थी, कुछ उद्योगपतियों के लिए थी, कुछ किसानों के लिए, कुछ मजदूरों के लिए, यानी सभी वर्गों को एक साथ रखने की कोशिश की गई थी इसके अंदर। ठीक है। नमक का उपयोग अमीर गरीब सब करते हैं, इसलिए नमक से कर हटाने की मांग की गई। अब नमक है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी करते हैं, इसलिए महात्मा गांधी जी ने नमक को अपने मुख्य मुद्दे में रखा और उस पर जो कर लग रहा था, टैक्स लग रहा था, उसको हटाने की मांग रखी गई थी। अब ये जो अल्टीमेट देते हैं, गांधी जी ने 11 मार्च तक की चेतावनी दी। 11 मार्च तक हम इंतज़ार करेंगे, 31 जनवरी की बात है और 11 मार्च तक की चेतावनी दी, परंतु अंग्रेज नहीं माने 11 तक। तो 12 मार्च को अगले दिन महात्मा गांधी जी नमक यात्रा शुरू कर दी जाती है। ठीक है। तो ये हो गया आपका इरविन गांधी जी का जो लेटर था उसके बारे में। अब क्या होता है देखो नमक यात्रा के बारे में। नमक यात्रा के बारे में देखो 12 मार्च से शुरू होती है, 11 मार्च तक अल्टीमेट दिया जाता है। 11 मार्च को जो मांगे मानी नहीं जाती है तो वो 12 मार्च को नमक यात्रा शुरू करते हैं और 6 अप्रैल 1930 तक ये यात्रा कंप्लीट होती है। इस नमक यात्रा को गांधी जी की दांडी यात्रा भी कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, यानी नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च और नमक यात्रा ये सब क्या एक ही चीज़ है। साबरमती से दांडी तक ये इसकी दूरी है 240 किलोमीटर दूरी की तय की थी। रोज़ ये 10 मील चलते थे और 78 इसके विश्वसनीय वॉलंटियर होते हैं, नहीं उनके खास आदमी होते हैं, उनके साथ ये रवाना करते हैं। गांधी जी जहाँ रुकते थे वहाँ हज़ारों लोग सुनने आते थे। ठीक है। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू किया। 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचते हैं, नमक को उबालते हैं और जो नमक नहीं बनाने का कानून था उसको तोड़ते और उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब तक सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं पढ़ रहे थे, ये यहाँ तक शुरू होने की जो पहले की कहानी है वो थी। अब अगर दांडी यात्रा को आपके प्रमुख घटनाओं को याद रखनी है तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। देखो छोटी सी ट्रिक है, उन्होंने 30 मार्क का छाप सादा नमक रोज 10 मीलों में 240 kg है, यहाँ पर kg नमक बनाते थे। यानी उन्होंने सब ने मिलकर क्या किया, 30 मार्क, हाँ ये कोई ब्रांड है, 30 मार्क का हिसाब की नमक की ब्रांड निकाली, उसमें क्या सादा नमक बनाते थे। रोज़ कितना बनाते थे, रोज़ 10 मीलों के अंदर 10 कारखाने थे, उसके अंदर 240 kg नमक बनाते थे। ये लाइन आपको याद रखनी है। सबसे जो ऊपर की लाइन है यहाँ तक की, कहाँ तक की, तो ये है आपकी देखो 19 से तो 19 याद रखना है, 30 से 30 याद रखना है, माह से मार्च, और ये आर है ना, इसका मतलब है 12, इस आर को इसलिए, तो 12 मार्च 1930 को शुरू होती है। छाप से मतलब है 6 से 6 और आप से है अप्रैल, 6 अप्रैल को ये समाप्त हो जाती है। 7 से मतलब है साबरमती और 10 से है दांडी। साबरमती से दांडी तक ये यात्रा करते हैं। रोज़ 10 मील या पैदल यात्रा करते हैं। रोज़ 10 मील की दूरी तय करना था। 240 किलोमीटर की टोटल ये दूरी थी। ठीक है, तो ये चीज़ें सभी आप ट्रिक से याद रख सकते हो, बाकी आप डायरेक्ट ही छोटी छोटी चीज़ें आप याद रख सकते हो। देखो इतनी देर तो क्या था, उस आंदोलन की ओर जा रहे थे। अब शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, देखो छोटी छोटी बातें हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब है विनम्रता से ना कहना, आज्ञा नहीं मानना, मतलब मना करना लेकिन विनम्रता से, जोरी दबी से धमकी दे के नहीं, विनम्रता से मना करना होता है सविनय का मतलब। ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को शुरू करना था। महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू किया। हजारों लोगों ने नमक बनाने का कानून तोड़ दिया। तो असहयोग आंदोलन नहीं रहा, अब क्या हो गया, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया। ठीक है, तो कानून भी तोड़ दिया, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार भी किया और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया गया। यानी जो सरकारी नमक के कारखाने थे वहाँ पर भारतीयों ने और जो क्रांतिकारी थे उन्होंने प्रदर्शन किया कर हटाने के लिए। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पैकेटिंग की गई, वही चीज़ें हैं सेम सी। ठीक है। किसानों को लगान और चौकीदार कर चुकाने के लिए इनकार किया गया। कर्मचारी इस्तीफा देने लगे। कर्मचारी जो नौकरी लग रहे थे उन्होंने नौकरी छोड़ दी। जंगलों में रहने वाले लकड़ी बीनने लगे।
अब देखो जंगलों में पहले क्या था, जंगलों के अंदर रहते थे वो लकड़ी नहीं काट सकते थे, अंग्रेज ही काट सकते थे, लेकिन ये काटने लगे। पशु चराने वाले मवेशियाँ चराने के लिए आरक्षित वनों में घुस गए। आरक्षित वनों के अंदर पशु नहीं ले जा सकते, लेकिन ये जो पशु चराने वाले थे वो अंदर जाने लग गए। इस तरह से इसका क्या आता है, आंदोलन की शुरुआत होती है। ये छोटी छोटी बातें हैं। अब इसका परिणाम क्या होता है, देखो परिणाम क्या होता है। सरकार कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार करने लगी, जो सरकार थी वो कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए, ठीक है। जैसे ये आंदोलन हुए तो नेताओं को गिरफ्तार करने लगे और बहुत सारे आपस में लड़ने लगे। टकराव तो अहिंसा की जगह हिंसक रूप लेने लग गया, बहुत सारे लोग मारे गए। अप्रैल 1930 में गांधी जी के साथ अब्दुल गफ्फार था, उनको भी गिरफ्तार किया। तो भीड़ ने शस्त्र दकबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों को सामने करते हुए सड़कों पर उतर आई। अब जो वहाँ पर बंदूकें ले रखी थी, उनके पास शस्त्र थे, उसके बावजूद वो उनके सामने आके टकरा गई। जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो सोलापुर, मजदूर पुलिस चौकियाँ, नगरपालिका भवन, अदालतें, रेलवे स्टेशन आदि पर हमला शुरू। सरकारी जो भी इमारतें हैं उनको तोड़ने लग गए। अब ये तो काम कर दिया भारतीयों ने, ठीक है। अब अंग्रेज़ क्या करते हैं, अंग्रेज द्वारा औरतों और बच्चों को पीटा गया। अंग्रेज़ बच्चों को पकड़ने लगे और औरतों को पकड़ के उनको पीटा गया। लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और इस कारण से क्या होता है, 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने ये आंदोलन है वो वापस ले लेते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है, गांधी इरविन समझौता होता है। एक समझौता करते हैं, उसके तहत ये जो आंदोलन है वो धीमे पड़ जाता है। गांधी जी ने लंदन होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। इस समझौता के अंदर क्या है कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें गांधी जी लंदन जाएंगे, जो भारत का सपोर्ट करें। बदले में सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए राजी हो गई। इसके बदले में क्या हुई कि जितने भी जो लाखों लोग जेलों में थे उसको छोड़ने के लिए सरकार राजी हो गई। दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए लंदन गए। दिसंबर में लंदन चले गए। गांधी जी की वार्ता बीच में टूट गई और निराश होकर लौट आए। अब वहाँ पर गांधी जी से बात नहीं बनी और वो बीच में लौट कर आ गए। पीछे से अंग्रेजों ने गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू को जेल में डाल दिया। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया, यानी कांग्रेस पार्टी को गैर कानूनी घोषित कर दिया। महात्मा गांधी जी उधर लंदन बैठे थे, पीछे से इन सबको गिरफ्तार। गांधी जी ने सविनय आंदोलन को फिर से चलाया, परंतु 1934 के आते आते गति मंद हो गई। अब 32 में ये वापस चलाते हैं, लेकिन वो पहले वाली बात नहीं रहती है, क्योंकि लोगों का विश्वास टूट जाता है थोड़ा और उनको डर भी लगने लगता है अंग्रेज। तो ये हो गया आपका इरविन गांधी समझौता। अब देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन को लोगों ने कैसे लिया, यानी किस अंदाज में इसको देखा गया, किस दृष्टि से देखा गया। किसान वर्ग ने किस दृष्टि से देखा, व्यवसायी वर्ग ने, श्रमिक वर्ग और महिला वर्ग, ये 4 वर्ग है, उन्होंने किस अंदाज में इसको लिया, ठीक है। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेते हैं किसान वर्ग। देखो किसान वर्ग है वो सभी किसान थे, उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन के भाग नहीं लिया था। मुख्यतः गुजरात के पट्टीदार और उत्तर प्रदेश के जाट जो थे वो ही सक्रिय रूप से भाग लिया था। पहला पॉइंट ये याद रखना। किसान व्यापार की मंदी और गिरती कीमतों बहुत ही परेशान थे, यानी व्यापार की जो मंदी आएगी व्यापार में बहुत ज़्यादा, और इससे गिरती कीमतों के कारण परेशान थे। किसानों को सरकारी लगान चुकाना मुश्किल हो रहा था, जो सरकारी लगान था वो चुकाना पड़ रहा था, इसलिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी। मतलब एक तरफ तो किसान की उपज है वो घटती जा रही थी और कर है वो कम नहीं कर रहे थे, तो इसके क्या होता है, चारों तरफ असंतोष फैल जाए। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, ठीक है। जो संपन्न थे, बड़े किसान थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर इसका भाग लिया। जब 1931 में लगान घटे बिना ही आंदोलन वापस ले लिया तो वो नाराज हो। अब क्या होता है, 1931 में इरविन समझौता होता है, इसके तहत वो सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेते हैं, तो उनको दुख होता है और वो फिर दोबारा जो शुरू होता है तो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इस कारण क्या है, वो कम इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं, उसमें भाग नहीं लेते हैं। बाद में जो दोबारा शुरू होता है तो भाग नहीं लेते। इसके बाद में दूसरा होता है अपना व्यवसायी वर्ग। व्यवसायी वर्ग है वो उपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया, जिसके कारण उनकी व्यवसायिक गतिविधियों में रुकावट आने लगी। उन्होंने विरोध किया तो जो व्यवसाय था, व्यापार था, उसमें गिरावट आने लगी, बाधाएं आने लगी। वे विदेशी वस्तुओं को आयात में सुरक्षा चाहते थे, तो आयात थे उससे सुरक्षा चाहते थे, इसलिए उन्हें क्या, रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय के अनुपात में बदलाव चाहते थे। जो वो कानून था, एक संगठन था, उसमें नियम में बदलाव चाहते थे। और 1921 में फिक्की का गठन किया। ये कुछ संगठन है व्यापारिक, उनका उन्होंने गठन किया। पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जेडी बिरला, उन्होंने उनका समर्थन किया
और आंदोलन करने के लिए आर्थिक सहायता भी। आयातित टूरिस्ट को खरीदने और बेचने से इनकार कर दिया। उन्होंने क्या किया, देखो सपोर्ट किया, धन दिया उनको, और जो आयत और जो खरीदने वाली वस्तुएं थी उसको बेचने से इनकार कर दिया था। और गोलमेज सम्मेलन में विफलता के बाद वो भी दुखी हो गए और वो संगठन है वो मंदी पड़ गई। इसके बाद में श्रमिक वर्ग है। श्रमिक वर्ग बहुत बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग नहीं लिया। श्रमिक लोगों ने ज़्यादा चीज़ें इसमें भाग नहीं लिया। ऐसा एक आंदोलन में भाग लिया था, इसमें बहुत कम लोगों ने, केवल नागपुर के लोग थे वो ही ज़्यादा भाग ले रहे थे। उसका कारण क्या था कि जैसे जैसे तो उद्योगपति थे वो कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे तो मजदूर लोग हैं उनसे दूर जा रहे थे। यानी उद्योगपति और मजदूरों के बीच में अनबन थी, उनके विचार मिलते नहीं थे, इस कारण से वो कम लोगों में भाग दिया। 1930 में रेलवे कामगारों में हड़ताल हुई और छोटा नागपुर के जो 3 खाने थे उनमें हड़ताल। नागपुर, छोटा नागपुर, ठीक है, 1930 के मन ये भाग लेते हैं। 32 में गोदी कामगारों में हड़ताल हुई थी, ये तीसरी। जो कांग्रेस थी वो मजदूर की मांगों को लेकर हिचकिचा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था उद्योगपति है वो नाराज़ हो जाएंगे, वो दूर हो जाएंगे, इसलिए अपने पास पैसे नहीं आएगा और आंदोलन को नहीं चला पाएंगे। इस कारण क्या है, ये ज़्यादा सफल नहीं हो। महिला भी बहुत बड़े पैमाने पर भाग लिया था। गांधी जी को सुनने जाती थी, जुलूसों में हिस्सा लिया था, नमक बनवाया था, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया था, शराब की दुकानों की पैकेटिंग की थी, जेल भी गई थी। लेकिन इसके बावजूद क्या है, कारण क्या है कि जो कांग्रेसी थे वो महिलाओं को ज़्यादा तजुर्बा नहीं दे रहे थे। शहरी इलाकों में ज़्यादातर ऊंची जाति की महिलाएं सक्रिय थी, ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसानों के परिवार की महिलाएं शामिल थी। कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों की जगह नहीं थी। उन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या की, कोई भी औरत को आगे लाना नहीं चाह रहे। उनकी प्रतीकात्मक स्थिति में ही दिलचस्पी थी, यानी वो नाम मात्र के दिखावा चाहते थे, रियल में उनको आगे लाना नहीं चाह रहे। उसके बाद में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं, देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या थी। देखो इसमें जो सबसे बड़ी बाधा आ रही थी वो तो एक तो था अछूतों का समूह, दूसरा था मुस्लिम वर्ग का जो मुख्य कार्यकर्ता था वो था मोहम्मद अली जिन्ना। वो अपने इस मुस्लिम वर्ग को मजबूत करना चाहता था। दूसरे जो अछूतों का जो मुख्य था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो इनके लिए कुछ अलग करना चाहता था, और महात्मा गांधी वो अलग करना चाहते थे। इस तरह से क्या है, उनकी सीमाएं बन जाती हैं इनके बीच में, उनसे सहयोग नहीं मिल पाता। देखो सभी समाज के सविनय आंदोलन से सम्मिलित नहीं थे, ठीक है, बता दिया। 2 समाज थे, ये हो गया छुआछूत वाले, अछूत या उसको SC/ST बोलते हैं, और एक मुस्लिम वर्ग। विशेष रूप से अछूतों का समूह और मुस्लिम वर्ग का इस आंदोलन में दिलचस्पी बहुत ही कम थी, क्योंकि कांग्रेस इनसे दूरी बनाई रखी थी। अब महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, इसको नज़दीक लेने के लिए क्या करते हैं, महात्मा गांधी जी है वो छुआछूत को ख़त्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। ये एक श्लोक दिया था, डायलॉग दिया था, ये एक प्रचार किया था इस लाइन से कि जब तक आप छुआछूत को दूर नहीं करोगे 100 साल तक भी आपको स्वराज नहीं मिलेगा, ठीक है। अछूतों को हरिजन ईश्वर की संतान बताया, उन्होंने उनका बड़ा चढ़ा की बताया। उन्होंने मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया गया। यानी उनको मंदिर, सार्वजनिक तालाबों और सड़कों पर जाने के लिए छूट दी गई थी, उनको एक सम्मान अधिकार दिया गया था। उन्होंने शिक्षा संस्थाओं पर आरक्षण के लिए आवाज़ उठाई, ठीक है। ये चीज़ें महात्मा गांधी जी ने इन दोनों वर्गों के लिए किया। अब इसके बाद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या करते हैं, देखो ये दलित नेताओं को खुद को संगठित करने लगे थे, उनका नेता मानने लगे थे और उनको संगठित करने लगे। अम्बेडकर ने 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया, एक अलग संगठन बनाया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ उनका काफ़ी विवाद हुआ। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है और इस आरक्षण को लेके, और इसमें जो चुनाव के लिए अलग से आरक्षण मांगते हैं अम्बेडकर, उसको लेकर काफ़ी विवाद भी होता है। 1932 में गांधी जी ने व अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट हस्ताक्षर किए जाते हैं। पूना पैक्ट हस्ताक्षर में क्या होता है, गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में होता है, और इसमें क्या है, जो SC/ST के लिए अलग से सीटें आरक्षित रखी जाती है। दलित वर्ग को प्रांतीय और केंद्रीय परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई थी इस पूना पैक्ट के बाद में, ठीक है। तो ये हो गया भीमराव अम्बेडकर के बारे में। अब मुस्लिम वर्ग और रह गया, तो इसके क्या होता है, मुस्लिम राजनीतिक संगठन में सविनय आंदोलन में कोई खास उत्साह नहीं दिखाई दिया। 1920 के मध्य हिंदू महासभा है वो कांग्रेस के नज़दीक आई, तो ये लोग अपने आप दूर चले गए। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा है, जैसे जैसे समय बीता गया हिंदू मुस्लिम की दूरियां बढ़ती गई, दोनों की टकराव होने लगे। मुस्लिम नेता मोहम्मद अली जिन्ना था, वो अलग देश की मांग कर रहे थे। मुस्लिम लीग का संगठन किया उन्होंने,
ठीक है। इसके लिए मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए, उस पर सवाल उठाए। और मुसलमानों बहुत ही पुराने मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधि दिया जाए, जनसंख्या उसके हिसाब से उनको सीटें दी जाए। तो इस तरह से ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।